अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और आज नई वीडियो के साथ वनडे सीरीज़ शुरू हो चुकी है। वनडे सीरीज़ की टीम के बारे में हम पहले डिस्कस नहीं कर सके। आज हम पहला वनडे भी ख़त्म हो गया। सारे पाकिस्तानी शायकीन को मुबारकबाद कि पाकिस्तान पहला वनडे जीत गया। थोड़े दो तीन चीज़ों के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले टीम सिलेक्शन की बात करेंगे, उसके बाद हम इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंसेस हुई उनकी हम बात करेंगे, और फिर हम कुछ सजेशंस की बात करेंगे कि तीनों फॉर्मेट्स के हवाले से जो कुछ अफवाहें घूम रही हैं तो उन अफवाहों के हिसाब से क्या मामलात हैं, और अगर ऐसा करना भी है तो किस तरह किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ओडीआई की जो टीम सेलेक्ट की गई। काफ़ी सारे लोग सेलेक्ट किए गए। बहरहाल होम सीरीज़ है, कुछ भी किया जा सकता है, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद सिलेक्शन के हवाले से जो टीम सेलेक्ट की गई, मेरा ख्याल है बेस्ट पॉसिबल 11 आज के मैच में उन्होंने खिलाई कि जो प्लेयर कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल हो सकती थी। जो दो तीन अच्छी बातें हुई, ओसामा मीर को डेब्यू करवाया गया जब अच्छी फॉर्म के अंदर, इस वक्त ओडीआई की अच्छी फॉर्म है तो डेब्यू करवाया गया और उन्होंने अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित भी किया, 2 विकेटें हासिल की उन्होंने। उसके अलावा बैटिंग में हारिस सोहेल का कमबैक किया गया, बहुत अच्छा है हारिस सोहेल। कभी भी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से टीम से ड्रॉप नहीं हुए। अदर इश्यूज़ हैं, फिटनेस के मामलात हैं, और एक दफ़ा तो वो ख़बरें चल रही थी कि उन पर हर कुछ अरसे में जिन आ जाता है, तो इस तरह की चक्रों में होने की वजह से उनको जो है वो टीम से हमेशा ड्रॉप हुए। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जब भी वो आते हैं दिन ब दिन, जितनी भी दफ़ा उनका कमबैक हुआ है हर दफ़ा पहले से बेहतर हारिस सोहेल होते हैं, और आज भी उन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया मैच को ख़त्म करने के हवाले से। जो आप मैच की आप पॉजिटिव चीज़ें देखें तो बॉलिंग पाकिस्तान ने बहुत अच्छी की, और नतीजा ये हुआ कि किसी भी लम्हे न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के ऊपर हावी नहीं हो सकी। पाकिस्तान ने शुरू से ही विकेट्स लेते रहे, जो कि अगेन एक की है। और नसीम शाह बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं तीनों फॉर्मेट के। लेकिन एक दरख्वास्त क्रिकेट बोर्ड से कि जिस तरह शाहीन आफरीदी को तीनों फॉर्मेट में रगड़ के इंजर्ड कर दिया गया है, खुदारा नसीम शाह के साथ ये ना कीजिएगा। उनको भी रोटेशन पॉलिसी के तहत कुछ मैचेस वनडे, कुछ मैचेस T20, कुछ टेस्ट मैचेस वगैरह खिला के और दूसरे बॉलर्स को भी तैयार किया जाए, क्योंकि यही काम रिजवान के साथ किया गया है। तीनों फॉर्मेट खिला के इतना थका दिया गया है कि अब किसी भी मैच में बैटिंग करते हुए मसल पुल हो जाना, फिटनेस का मामला हो जाना, तो बेहतर यही है कि जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उनको अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाए, रोटेट किया जाए, किसी को भी ज़ाया ना होने दिया जाए। फिर बाकी बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की। ओसामा मीर ने डेब्यू पे बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद बैट्समैनों में टॉप ऑर्डर ने ज़िम्मेदारी ली। रिजवान ने अच्छे रन किए, फ़खर ने अच्छे रन किए, बाबर ने अच्छे रन किए, हारिस सोहेल ने आके अच्छी फिनिशिंग वाला काम किया। बहरहाल वो थोड़ा पहले आउट हो गए, लेकिन अच्छी चीज़ों की तारीफ़ अपनी जगह बिल्कुल है, उसमें किसी किस्म की कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल खुल के करनी चाहिए। लेकिन बेहतरी की बात भी साथ साथ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ अच्छी चीज़ की बुनियाद पर सिर्फ ये सब अच्छा है वाला मामला करते रहें तो कभी भी इम्प्रूवमेंट वाला मामला नहीं होता। तो आज जो चीज़ नोटिस की गई वो ये थी कि 255 का टारगेट, और प्रैक्टिस के तौर पर एक इंटेंट वाला मामला किया जा सकता था कि आप कोशिश करते कि उसको 40-42 ओवर में चेस करें, एक इंटेंट डेवलप करने वाला मामला करते। क्योंकि मेरी राय ये है कि किसी मैच में अगर ओपोनेंट ने आपको 300, 350, 350 का टारगेट दे दिया तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको आके फ्रॉम बॉल 1 तेज स्कोर करना है। 6, 6.5 का रन रेट आपको मेंटेन करना है, तो आप जाके 350 रन चेस करेंगे। लेकिन जब आपके पास अपॉर्चुनिटी हो कि आप अपने ओपोनेंट को 225, 240, 250, 260, इवन 270 तक भी अगर रोक लेते हैं और अच्छी बैटिंग विकेट्स के ऊपर, तो फिर आपको चांस लेना चाहिए। एक इंटेंट डेवलप करने वाला मामला जो आमतौर पर एग्रेसिव टीमों ने किया है,
जैसे न्यूजीलैंड की टीम है, अगर कम टारगेट होता है या ऐसा टारगेट जिसमें रन रेट को बेहतर किया जा सकता है। इंग्लैंड की आप बिलखुसूस बात कर लें, इंग्लैंड की टीम इस इंटेंट के साथ खेलती है कि अगर उनको 230 रन का भी टारगेट मिला है तो वो कोशिश करते हैं 30 ओवर में चेस कर लें। तो ये इंटेंट अगर डेवलप होगी तो बड़े टूर्नामेंट में ये काम आएगी कि जहां आपको मौका मिलेगा अपने रन रेट को स्काई रॉकेट हाई करने का, आप कर सकते हैं। ये इस चीज़ के ऊपर काम होना चाहिए, क्योंकि ये सोच के कि जी अब 250 रन है 50 ओवर में हमने बनाने हैं, वो तो बन ही जाएंगे, वो तो 8-9 विकेटें भी गिर जाएंगी तो भी बन जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 50 ओवर खेलने हैं और ये रन बन जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस, इंटेंट डेवलपमेंट, ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए इंटेंट डेवलप करने के लिए, जो चीज़ मैं फोकस कर रहा हूँ जिसकी इसके ऊपर। तो ये तो आज के मैच की बात हो गई। दूसरी जो चीज़ पिछले दिनों घूम रही है, अफवाह है कि वाकई इसमें कोई हकीकत है, कह नहीं सकते, कि 3 फॉर्मेट के अलग कप्तान बनाने के बारे में सोचा जा रहा है। और उसमें जो नाम आ रहे हैं कि बाबर को T20 तक लिमिटेड कर दिया जाए एज ए कैप्टन, और ODI कैप्टन शान मसूद को बना दिया जाए, और टेस्ट कैप्टन सरफराज अहमद को बना दिया जाए। अच्छी सोच है कि 3 अलग अलग कैप्टन हो, लेकिन मेक श्योर किया जाए कि जो लोग इस पोजीशन पर आ रहे हैं वो अपनी टीम में जगह भी रखते हैं, उनकी पास्ट परफॉर्मेंसेस भी कुछ ऐसी हैं कि वो टीम को लीड कर सकें। सरफराज अहमद की तो चलें टेस्ट मैचेस में बात समझ आती है कि उन्होंने रिसेंटली परफॉर्म किया और उनका बहुत अच्छा कमबैक हुआ, तो एक समझ आने वाली बात है। शान मसूद ODI में कोई समझ में आने वाली बात नहीं है, और मैं तो यही कहूँगा कि बाबर आजम जितना बड़ा बैट्समैन है, कप्तानी के बोझ से बाबर आजम को फारिग कर देना चाहिए किसी भी फॉर्मेट में। T20 की कप्तानी अगर देनी है तो शादाब खान फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, और सेकंड चॉइस अगर शादाब खान को नहीं दी जाती तो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया जाए, या फिर शादाब खान कैप्टन और शाहीन शाह अफरीदी वाइस कैप्टन। ये कॉम्बिनेशन T20 के लिए होना चाहिए मेरी राय के मुताबिक। ODI की कप्तानी इस वक्त और कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो कि ये काम कर सके, लिहाजा बाबर आजम को ही फ़िलहाल ODI कैप्टन पर रखा जाए, और जिस प्लेयर के अंदर आप कह लें जो लेट 20s के अंदर है और जिसके अंदर स्पार्क मौजूद है, तो उसको तैयार किया जाए वाइस कैप्टन बना के कि भाई आप जो है वो अगले 2-3 साल 4 साल में एज ए कैप्टन रिप्लेस करेंगे, तो वो प्लेयर ढूंढना पड़ेगा आपको। अब आई डोंट थिंक सो कि वो रिजवान या कोई और हो, किसी और प्लेयर को ढूंढा जाए जो चाहे बॉलर्स में से ही हो, चाहे शाहीन अफरीदी को बना दिया जाए, या स्पिनर जैसे शादाब खान, जाहिर सी बात है फिट होते हैं तो ODI भी खेलते हैं, तो शादाब खान को वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है ODI का। और टेस्ट मैचेस के लिए सरफराज अहमद इस वक्त बेस्ट चॉइस है, उनको कप्तान बनाया जाए, और उनके साथ वाइस कैप्टन अगेन फिर ऐसे प्लेयर को लगाया जाए जो कि टेस्ट मैचेस में जिसकी इस वक्त जगह मौजूद है और वो कंसिस्टेंटली रन कर रहा है, जैसे कि सऊद शकील या फिर इमामुल हक या फिर आगा सलमान, इनमें से किसी एक को जो है वो वाइस कैप्टन बनाया जाए टेस्ट मैचेस में, ताकि एक नए कैप्टन ग्रूम करने वाला सिलसिला भी हो और इस सेटअप को इस तरह चलाया जाए। इसी तरह विकेट कीपर्स, बॉलर्स की रोटेशन पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। विकेट कीपर्स की रोटेशन बहुत ज़रूरी है, किसी एक प्लेयर को तीनों फॉर्मेट में रगड़ना बहुत नाइंसाफ़ी है, बाकी विकेट कीपर्स के साथ भी और उस विकेट कीपर के साथ भी जिसको आप रगड़ा दे रहे हैं। मिसाल आपके सामने, रिजवान खिला खिला के आपने अनफिट कर दिया, आउट ऑफ फॉर्म कर दिया, और सरफराज अहमद को बिठा बिठा के आपने ना खिला के आउट ऑफ फॉर्म कर दिया था, बड़ी मुश्किल से जाके फॉर्म वापस आई है और अभी एक फॉर्मेट में। तो वहाँ पर ये तजवीज़ मैं देना चाहता हूँ, अगर क्रिकेट बोर्ड तक ये बात पहुँचे, कि 2-2 विकेट कीपर चुन लिए जाएं T20, ODI और टेस्ट क्रिकेट के लिए,
और एक विकेट कीपर खेले, दूसरा विकेट कीपर बैकअप के तौर पे मौजूद हो, और इवन T20 के अंदर अगर दोनों विकेट कीपर भी खिला दिए जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। T20 में रिजवान और आजम खान, ये 2 विकेट कीपर आपके पास होने चाहिए। दोनों अगर एक मैच में खेल भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आजम खान जो है वो एज ए बैट्समैन भी क्वालिफाई करता है। जिस तरह का हम T20 मटेरियल खिलाते रहें खुशदिल शाह, आसिफ अली, तो उनसे तो लाख दर्जे बेहतर है कि आजम खान को रेगुलर बेसिस पे खिलाया जाए। ओडीआई में विकेट कीपर्स के तौर पे जो है वो आप सरफराज अहमद और हसीबुल्ला को एज ए यंग गन आप लगाएं हैं। अभी रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ओडीआई के अंदर, 15 के अंदर आप रखें और ऑन एंड ऑफ खिलाते रहें। और टेस्ट क्रिकेट के अंदर इस वक्त आपके पास जो 2 मोस्ट सीनियर विकेट कीपर्स हैं, रिजवान और सरफराज ऑलरेडी अगर एज ए कैप्टन होते हैं तो रिजवान उनको जो है वो उनके कवर के तौर पे मौजूद होंगे। तो इस तरह कोई भी विकेट कीपर 2 से ज़्यादा फॉर्मेट नहीं खेलेगा, तीनों फॉर्मेट में उसको रगड़ा नहीं लगेगा। और अब एक बात हो सकती है कि मोहम्मद हारिस ने T20 में अच्छा परफॉर्म किया था, तो मोहम्मद हारिस को एज ए बैट्समैन T20 में खिलाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप ESPN क्रिक इन्फो पे जाके देखें तो मोहम्मद हारिस को पार्ट टाइम विकेट कीपर लिखा हुआ है इन्होंने, तो रेगुलर विकेट कीपर वो नहीं है। तो इस तरह से भी की जा सकती है, और कैप्टन्स भी डिवाइड हो सकते हैं, वर्कलोड भी डिवाइड हो सकता है, फास्ट बॉलर्स को भी डिवाइड किया जा सकता है कि हर फास्ट बॉलर को अगर वो कैपेबल है मल्टीपल फॉर्मेट्स खेलने का तो उनको 2 फॉर्मेट्स खिलाए जाएं। यानी कुछ बॉलर्स वनडे और T20 खेलें, कुछ बॉलर वनडे और टेस्ट खेलें, और कुछ बॉलर T20 और टेस्ट खेलें। इस तरह क्लासिफाई कर लिया जाए ताकि कोई एक बॉलर जो है वो मुसलसल खेल खेल के अनफिट ना हो जाए, शाहीन आफरीदी वाला मामला ना हो। तो ये इस तरीके से अच्छा एक 30-40 प्लेयर्स का पूल बनाया जा सकता है, और उस पूल में से प्लेयर्स को सेलेक्ट किया जा सकता है। 15-15 के आप कह लें कि अगर 15-15 नहीं तो 12-12 स्पेशलिस्ट के पूल तीनों फॉर्मेट के, और कुछ प्लेयर जो कि मल्टीपल फॉर्मेट्स में मौजूद होंगे। तो ये मेरी राय है, इस राय के मुताबिक जो है वो प्लेयर्स को अकोमोडेट किया जा सकता है। सबके टैलेंट से फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास बहुत मिसालें हैं। अगर आप टीम को डेवलप करना चाहते हैं, इंग्लैंड की मिसाल आप ले लें कि वो जब चाहते हैं एक नई टीम तैयार करके और भेज देते हैं, और वो अब एक बहुत अच्छे लेवल पे परफॉर्म करते हैं। अगर सीरीज़ नहीं भी जीत पाते कहीं पे तो हारते भी इतनी आसानी से नहीं है, और आप कह लें इस तरह की परफॉर्मेंस उनकी होती है कि फिर लोग कहते हैं कि जी ये तो ट्रेंड सेटर हैं। तो वजह क्या है? वजह यह है कि उन्होंने एक बड़ा पूल रखा हुआ है, उस बड़े पूल में से वो प्लेयर्स को पिक करते हैं और कंडीशंस के हिसाब से, अवेलेबल फॉर्म, फिटनेस के हिसाब से वो टीम तैयार करके भेज देते हैं। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, और अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगले वनडे के बारे में जो है वो पाकिस्तान को चाहिए कि इसी तरह परफॉर्म करे। इंटेंट जो एक मिसिंग चीज़ थी, कोशिश करें कि उस इंटेंट को डेवलप करने की कोशिश करें, ताकि आपको आगे जब मुश्किल टूर्नामेंट्स में आपको खेलना हो तो आप ऑलरेडी इस तरह से खेलने के आदी हो चुके हों। चलें जी दोस्तों, यहीं तक वीडियो को रखते हैं। अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।